गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम अपन को यहाँ से स्टार्ट करना था ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके पहले का सब हो गया था पढ़ के, और मैंने तुम लोग को एक एक्सरसाइज भी दिया था सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में सीखेंगे। ओके, सो देखो, वेव्स में जब भी कोई दो वेव पल्स एक दूसरे के सामने ट्रेवल करेंगे और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो ये दोनों वेव पल्स इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। एक वेव पल्स दूसरे वेव पल्स को इफेक्ट नहीं करेगा। कोलिजन्स में ऐसा नहीं होता था। जब दो पार्टिकल्स ए और बी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, तो इस केस में दोनों पार्टिकल्स जब कोलाइड करते थे तो उनके वेलोसिटीज चेंज हो जाते थे, राइट। बट वेव्स के केस में ये दोनों ही वेव्स सेम स्पीड से मूव करेंगे। अगर वेव पल्स ए बी से मूव कर रहा है और वेव पल्स बी भी वी से मूव कर रहा है, तो ओवरलैप करने के बाद भी वो लोग ऐसे आर पार निकल जाएंगे, जैसे तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, राइट। और जब ओवरलैप हो रहा होगा, उस समय स्ट्रिंग का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो नेट डिस्प्लेसमेंट अपन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके निकाल सकते हैं। ओके, the displacement at a given point in space and time due to simultaneous influence of two waves is the vector sum of the displacement due to each wave acting independently. Okay, पार्टिकल्स के केस में कोलिजन होता और दोनों की मोशन अफेक्ट होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। व्हेन द वेव्स ओवरलैप, उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो अपन उनकी इक्वेशंस को सिंपली ऐड करके निकाल देंगे। अगर मान लो इंडिविजुअल वेव्स की ये इक्वेशन, तो ओवरलैप होने पर जो नेट आएगा वो ये हो जाएगा y1 प्लस y2। जहाँ पे अपन ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते, उसको अपन लीनियर वेव फंक्शन बोलते हैं। और वो तभी एप्लीकेबल होगा जब डिस्टर्बेंस बहुत ही छोटी हो, y की वैल्यू बहुत छोटी हो। ओके, अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हुआ, तो इस केस में अपन सिंपली ऐड नहीं कर पाएंगे। उसमें फिर अपन को कॉम्प्लेक्स थियरी अप्लाई करना पड़ेगा, वो तुम्हारे सिलेबस के स्कोप के बाहर। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो।
हो गया लिख के सबका ये? यस सर। सो एसएचएम में अपन ने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वो सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मान लो दो वेव्स का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला टर्म सेम है, बस सेकेंड वेव में एक प्लस पाई आ रहा है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो गया, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नेट इक्वेशन होगा उसको अपन ए नेट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी सेम रहेगा प्लस सम डेल लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरे पार्ट में मैथमेटिकल डेरिवेशन किया हुआ है, बट मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के बजाय अपन एसएचएम वाला शॉर्टकट टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स की तरह प्लॉट कर दो, A1 0 एंगल पे और A2 फाई एंगल पे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए नेट वो ये होगा, इसको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट, राइट। और डेल कैसे निकालेंगे? डेल इज द एंगल दैट दिस ए नेट मेक्स विद वेक्टर A1, और यहाँ पे अपन वेक्टर्स की नॉलेज से tan ऑफ डेल को A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई ये लिख सकते हैं। याद है अपन ने सेम कॉन्सेप्ट एसएचएम में भी अप्लाई किया था, सब फॉलो कर पा रहे हो इसको? यस सर। तो वेव्स में भी अपन सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, इतना पार्ट नोट कर लो। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन नोट करने की जरूरत नहीं, इसको स्किप कर दो। ओके, सेम कॉन्सेप्ट दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 या 4 वेक्टर्स को ऐड करना होता, रिजल्टेंट निकलना होता, तो नॉर्मल तरीके से वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर दो और रिजल्टेंट निकल लो। ओके डन। यहाँ पे फाई मतलब फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में। ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करना। देखो ये वाले एग्जांपल को अपन साथ में सॉल्व करते हैं। मान लो अगर ये दो वेव पल्स रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर वेव पल्स दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, ये वाला वेव पल्स राइट में ट्रैवल कर रहा है और ट्रायंगुलर वेव पल्स लेफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का स्पीड दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फिगर में जो वेव्स के पोजीशन है वो t इक्वल्स टू 0 पे, और हमसे पूछा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के बाद जो रिजल्टेंट पल्स बनेगा उसका डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, सो 2 सेकेंड में ये दोनों वेव्स कितना मूव करेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों वेव पल्स 1 सेंटीमीटर से मूव करेंगे। तो जो ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर वेव पल्स था वो यहाँ पे आ गया होगा, इसका यस पॉइंट सर। 0 पे था, अभी 1 पे आ गया होगा। और जो ट्रायंगुलर वेव पल्स था उसका ये वाला पॉइंट पहले 3 पे था, तो अभी ये 2 पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट 0 पे आ जाएगा। तो अभी इन दोनों पल्स को हमें सुपर इम्पोज करना है। तो सुपर इम्पोज करने के लिए मैं रेड कलर का लाइन बना रहा हूँ वर्टिकल,
और एक और ग्रीन कलर का लाइन बना रहा हूं। रेड कलर के लाइन के लेफ्ट के तरफ खाली ब्लू वाला पल्स होगा, ये वाले रीजन में ट्रायंगुलर पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो खाली ब्लू वाले को एज इट इज ड्रॉ कर दो, ऐड करने पर खाली यही आएगा। और वैसे ही ग्रीन कलर के राइट में खाली ट्रायंगुलर वेव पल्स का ये पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको भी एज इट इज ऐड कर दो। दोनों के बीच में रेक्टेंगुलर का ये वाला पार्ट और ट्रायंगुलर का ये वाला पार्ट ऐड हो रहा होगा, तो उनको ऐड करने पर ये आ जाएगा। ये फॉलो कर रहे हो तुम लोग? ये वाला टर्म तो कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट से अगर मैं ये लीनियर टर्म ऐड कर दूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द नेट शेप of the wave pulse obtained by superimposing both the individual wave pulses. समझ में आई ये बात? ऐसे रहती है, एग्जांपल सॉल्व कर लोगे ना खुद से? यस सर। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन बाद में तुम खुद से एक बार वापस ट्राई करना। इंटरफियरेंस ऑफ टू वेव्स, अगर मान लो दो वेव्स का एम्पलीट्यूड गिवन है A1 एंड A2, और उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ये अपन ने निकाला था शॉर्टकट ट्रिक से, वेक्टर्स वाले मेथड से। और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यस और नो? ये रिकलेक्ट कर पा रहे हो सब लोग? ये पढ़ा था अपन ने लास्ट टाइम, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूं, AR स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1। A1 को मैं A1 स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकता हूँ, और A2 को A2 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू कॉस फाइव। और क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जहां पे भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ रहा होगा उसको मैं करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 इंटू कॉस फाइव। राइट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटीज अपन I1 I2 मान रहे, और उनके बीच का फेज डिफरेंस 5 मान रहे। ये वाली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम कब होगी? कौन से फाई के लिए? 0। फाई इक्वल्स टू 0। फाई इक्वल्स टू 0, या फिर इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो 2n पाई हो सकता है। इस केस में cos फाई मैक्सिमम 1 होगा, तो हमें इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिल जाएगी। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? इसको मैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2, तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो ये फॉलो कर पा रहे हो सब लोग? फाई को अगर मैं 0 डालूंगा तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी उससे वो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? फाई की कौन सी वैल्यू के लिए? कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 नहीं, उससे भी कम होता है ना, -1। पाई/2 पे तो 0 होगा, पाई। बट cos फाई अगर -1 हुआ, दैट मीन्स फाई जो है वो करेक्ट पाई का ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए, है ना? तो उसके यस cos सर। फाई मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी सेम लॉजिक से रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों वेव्स इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे, इस तरीके से कंबाइन हो रहे ताकि उनका जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो। और ये तभी हो पाएगा जब उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल्स हो, तो उससे cos फाई -1 आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गए सबको, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव? यस सर। मुझे बताओ मिनिमम इंटेंसिटी 0 कब हो पाएगी? अगर इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटीज अलग है तो क्या ये कभी भी 0 हो पाएगा? Intensity will be able to 0 only when I1 I2 are equal. जब इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटीज इक्वल है, उस केस में उनका इंटरफेरेंस हमें मिनिमम इंटेंसिटी 0 के इक्वल देगी, अदरवाइज वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ओके, तो ये कंडीशन नोट कर लो सब लोग, इसके आगे अपन देखेंगे।
डन सर। ओके, अभी इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर मान लो इनकेस दोनों ही इंटेंसिटीज सेम हो गए, ठीक है, ये पार्ट तो अपन ने लिख लिया था, इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं, ये एग्जैक्टली सेम। अगर मान लो एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स मतलब जो दो वेव्स कंबाइन होने वाले, उनके एम्पलीट्यूड्स अगर सेम हो गए तो इंटेंसिटी भी सेम होगा। तो उस केस में A1 A2 दोनों A के इक्वल होगा, एंड लेट्स से I1 I2 दोनों I के इक्वल। सो इन दैट केस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड will come out to be 2a square 1 plus cos phi, और इसको मैं 4a square cos phi by 2 लिख सकता हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये हो जाएगा 4a square cos square phi by 2। दैट मीन्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be 4 times I cos square phi by 2। और इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर अपन इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल phi इनके बीच में ग्राफ बनाते तो ये ग्राफ cos square के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इसके मैक्सिमास देखो phi इक्वल्स टू 2 पाई के इंटीग्रल वैल्यूज पे आ रहे, और इसके मिनिमास जो है वो पाई के ऑड मल्टीपल्स पे आ रहे, है ना। सो फॉर दिस स्पेशल केस वेयर I1 I2 आर इक्वल, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन लिख सकते हैं। मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस केस में 4i हो जाएगा, और मिनिमम इस केस में 0 हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ both intensities I1 I2 are equal। ओके, स्पेशल केस डाल लिख के ये वाला पार्ट नोट कर लो। डन। यस सर। वेट सर। ओके, लिख लो। डन सर। डन, ओके चलो। ये कुछ एग्जांपल्स बाद में ट्राई कर लेना। ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। अगर मान लो कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने वाला है, ये मान लो इंसिडेंट वेव है, तो उस वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा
और कुछ पार्ट आगे वाले मीडियम में ट्रांसमिट कर जाएगा। जैसे लाइट में भी अपन ने देखा था, लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव। तो रे ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, म्यू 1 म्यू 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्ट्रिंग्स के केस में क्या होगा, अगर मान लो ये दो स्ट्रिंग्स है, दो अलग टाइप के स्ट्रिंग्स है, और कोई वेव पल्स यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, दिस इज इंसिडेंट, तो इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो तुम देख पा रहे हो इधर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये दोनों वेव पल्स सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे, सेम स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रहे, वेरएज ट्रांसमिटेड का मीडियम चेंज हो गया होगा। और हमने सीखा था कि सेम मीडियम में वेव वेलोसिटी सेम होती, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का वेलोसिटी सेम होगा और ट्रांसमिटेड का अलग होगा, राइट। तो इसमें से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, किस तरीके से ट्रांसमिशन होगा, और क्या क्या चीजें चेंज होगी, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ये डायग्राम नोट कर लो और ये इंडिकेट कर लो कि इंसिडेंट के साथ साथ ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा होगा। सर यस बताओ। सर आपने जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का बनाया उसमें वेव वेलोसिटी सेम है। यस, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, इन दोनों का वेव स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहे हैं ना, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। यस ट्रांसमिटेड का अलग हो जाएगा। अपन वही सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, कौन से पैरामीटर्स चेंज होंगे और कौन से सेम रहेंगे, इसको अगले स्लाइड पे देखेंगे। ये वाला पार्ट हो गया लिख के। यस सर। सो देखो, वेव्स के लिए अपन को पता है ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो सबसे पहले वेव स्पीड की बात करते हैं। वी नो दैट वेव स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो सेम होगा जो इंसिडेंट का, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में। ट्रांसवर्स वेव्स का जो वेलोसिटी होता है स्ट्रिंग के ऊपर, उसका फॉर्मूला अपन ने देखा था, √T/μ। तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी ये दोनों सेम है, तो उसके अंदर वेव स्पीड भी सेम होगा। बट ट्रांसमिशन की वजह से वेव दूसरे स्ट्रिंग में जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। कौन से मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा और कौन से में कम होगा, अगर मीडियम डेंस है, डेंस मीडियम मतलब लीनियर मास डेंसिटी बढ़ जाएगा। सो इस फॉर्मूला से क्या दिखाई दे रहा है, इफ म्यू इंक्रीजेस वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, वेव वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो डेंसर मीडियम्स में वेव वेलोसिटी कम होगा। डिफ्रैक्शन में भी अपन ने यही पढ़ा था, जब म्यू बढ़ता है, म्यू का बढ़ना मतलब ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो अगर मीडियम ऑप्टिकली डेंस हो जाएगा तो उस केस में भी लाइट का स्पीड कम हो जाता था। ओके, व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स। मीडियम के चेंज होने पर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड और ओमेगा ये भी सेम रहेगा, है ना। थर्ड पैरामीटर वेवलेंथ। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, इनमें क्या रिलेशन होगा। वेव स्पीड कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। दैट मींस लैम्डा जो है वो वेव स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, एफ तो कांस्टेंट है। तो जिस फैक्टर से स्पीड बढ़ेगा या कम होगा, उतने ही फैक्टर से लैम्डा भी बढ़ेगा कम हो जाएगा। दैट मींस डेंसर मीडियम में अगर स्पीड कम हो रहा है तो लैम्डा भी कम हो जाएगा। वेव नंबर इज 2π/λ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जहां पे भी लैम्डा कम हो रहा होगा वहां पे वेव नंबर बढ़ेगा। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको, इसको नोट कर लो।
सर हाँ बताओ। सर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का स्पीड सेम कैसे हुआ? उनके सेम मीडियम में है ना दोनों। हेलो सर। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का स्पीड सेम कैसे रहेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, दोनों सेम मीडियम में रहेंगे इसीलिए। ओके सर। डन। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। फोर्थ पैरामीटर इज फेज ऑफ द वेव। और सर बैक पेज कर सकते हैं? लिखना बाकी, अच्छा ठीक है, लिख लो। डन सर। सो देखो, वेव का जो फेज है मतलब जो साइन के अंदर वाला टर्म है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस टर्म को अपन फेज बोलते हैं। तो फेज के साथ क्या चेंज आएगा उसको अपन स्टडी करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो फर्स्ट डायग्राम में ये दो स्ट्रिंग्स है, और ये इंसिडेंट वेव पल्स यहाँ पे ट्रेवल कर रही। इंसिडेंट वेव पल्स किस तरीके से ट्रेवल कर रही? फर्स्ट सिचुएशन में रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, क्या दिखाई दे रहा Rather to denser. है? रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होना मतलब फेज में कितना चेंज आया, 180 का चेंज आ गया होगा। फेज चेंज ऑफ पाई, फेज चेंज ऑफ पाई मतलब एग्जैक्टली उसका डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया होगा ना। ये याद याद कर पा रहे हो एसएचएम से? 180 डिग्रीज Yes, का फेज चेंज मतलब अगर एक पार्टिकल प्लस एम्पलीट्यूड पे तो दूसरा माइनस एम्पलीट्यूड पे होगा, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 180 होता है। तो यहाँ पे अपन रूल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये रूल्स ऐसा क्यों होगा उसको अपन बाद में समझने की कोशिश करेंगे, बट पहले ये समझ लो कि ये रूल्स है क्या। द रूल इज दैट व्हेन द इंसिडेंट वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्लेक्शन अगर डेंसर के ऊपर हो रहा है तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगा उसमें पाई का फेज चेंज आ जाएगा, मतलब वो उल्टा हो जाएगा। और जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स होगा वो सीधा ही जा रहा होगा, उसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। दिस इज फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस में अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मान लो वेव पल्स डेंसर से रेयर जा रहा होता, डेंसर टू रेयर, ये इंसिडेंट वेव पल्स, तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा, इस केस में रिफ्लेक्शन में देयर इज नो फेज चेंज, रिफ्लेक्टेड वेव भी सीधा ही जा रहा होगा जीरो फेज चेंज के साथ, और ट्रांसमिशन में भी इस केस में भी जीरो होगा। मतलब ट्रांसमिटेड वेव पल्स में तो हमेशा जीरो का ही फेज चेंज रहने वाला है, राइट? ट्रांसमिशन में हमेशा जीरो का फेज चेंज रहने वाला है। और रिफ्लेक्टेड में अगर रेयर से डेंसर हो रहा है तो पाई का फेज चेंज, और अगर डेंसर से रेयर हो रहा है तो जीरो का फेज चेंज।
ये रूल समझ में आया सबको? ये स्टेटमेंट पढ़ो अभी, फोर्थ स्टेटमेंट। फॉर रिफ्लेक्टेड वेव पल्स there is a phase change of pi if it is reflected from a denser medium and phase change is zero if it is reflected from rarer medium। इसी को अपन ने डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ट्रांसमिटेड में तो कभी फेज चेंज होगा ही नहीं, भले रेरर से डेंसर हो या फिर डेंसर से रेरर हो। ओके, फोर्थ पॉइंट नोट कर लो। इसका रीजनिंग क्या होगा वो तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं, पहले खाली इसके रूल समझ लो। फिफ्थ पॉइंट भी देख लो। जब वेव रिफ्लेक्ट होगा तो उसके एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड में जाएगा और कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिशन में जाएगा, दोनों चीज पार्शियली हो रही होगी, राइट? तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड विल बी डिफरेंट एज दैट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट वेव्स का जो भी इंटेंसिटी होगा उसका कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड में जाएगा और कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड में जाएगा, अनलेस 100% रिफ्लेक्शन हो रहा हो या फिर 100% ट्रांसमिशन हो रहा हो। तो अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है इस तरीके से। ओके, सो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड का भी और ट्रांसमिटेड का भी। बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, राइट? ये दोनों पॉइंट्स को नोट करो। लिखे होगा ये दोनों पॉइंट्स? यस सर। इसका फोर्थ पॉइंट देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट के लिए ये सिचुएशन ए देखो। यहाँ पे मान लो अगर मैं स्ट्रिंग के राइट वाले एंड को अगर फिक्स कर देता,
तो क्या स्ट्रिंग का ये वाला एंड ए कुछ भी डिस्प्लेस कर पाता ऊपर या नीचे? इसका डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा 0 होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर मान लो इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर रही, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो इंसिडेंट वेव के साथ ही इंटरफियर करेगा, यस और नो? जब वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्शन वाला वेव और आने वाला इंसिडेंट वेव दोनों कंबाइन होने वाले। तो इसमें डायग्राम कैसा दिखाई देगा? मान लो इंसिडेंट वेव यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये जो डॉटेड लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये वाला पार्ट इंसिडेंट में बनाना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड में बनाना चाहिए? इस पार्ट के साथ क्या हो चुका है ऑलरेडी? ये पार्ट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर चुका है, यस और नो? जो मैं Yes, येलो कलर yes. में हैच कर रहा हूँ। और रिफ्लेक्शन के दो केसेस है, आइदर मैं रिफ्लेक्टेड इस तरीके से बना सकता हूँ, केस 1 जो मैंने रेड कलर में मार्क किया हुआ है, या फिर रिफ्लेक्टेड को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, केस 2 जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है। और जो ग्रीन कलर में मार्क है ये वाला, ये इंसिडेंट है। तो मुझे बताओ जो इंसिडेंट ग्रीन कलर में मार्क है वो किसके साथ क्लब होके मुझे 0 रिजल्ट देगा एट पॉइंट ए? ग्रीन का रिजल्ट रेड के साथ 0 आएगा या ब्लू के साथ 0 आएगा पॉइंट ए पे? वी वांट दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए शुड बी 0। इसको अपन बाउंड्री कंडीशन बोल सकते हैं क्योंकि वो वाला पॉइंट फिक्स्ड है। तो बताओ ऑब्जर्व करके क्या लगता है, ग्रीन का रिजल्ट किसके साथ 0 आएगा, ब्लू या Blue. रेड? ब्लू के साथ 0 आएगा, राइट? ग्रीन का जो ये वाला पॉइंट है ये ब्लू के इस वाले पॉइंट के साथ जब मर्ज होगा तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, y और माइनस y। और इन दोनों को क्लब करने पर रिजल्ट 0 आएगा। तो इस लॉजिक से अपन बोल सकते हैं वेव जो है वो ब्लू के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगा, इन्वर्टेड। मतलब इन अ वे पाई का फेस चेंज हो गया। पाई के फेस चेंज से क्या चीज एंटर हो रही है? द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट शुड बी 0, राइट? और एक और अप्रोच कैसे अपन समझ सकते हैं इसको, जब ये इंसिडेंट वेव्स आगे ट्रेवल करेगी तो कुछ समय के बाद पॉइंट बी और सी के साथ क्या होने वाला है, ये भी इस पल्स के जैसे ऊपर जाएगी। दैट मीन्स ये जो वेव पल्स है, मुझे बताओ ये वेव पल्स पॉइंट बी और सी पे किस तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे इनको ऊपर पुश करने के लिए, ऊपर की तरफ। वैसे ही जब ये वेव पल्स पॉइंट ए तक पहुंचेगा तो वेव पल्स पॉइंट ए को भी ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। बट ए तो वॉल के साथ फिक्स्ड है, तो क्या ए ऊपर मूव कर पाएगा? ए ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर वेव पल्स ए को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है तो वॉल का पॉइंट ए भी वेव पल्स पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय पल्स ऑन द वॉल। दैट मीन्स वॉल ने पल्स के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई किया होगा बाय वॉल ऑन द पल्स। तो इस फोर्स की वजह से भी अपन बोल सकते हैं ये वेव पल्स उल्टा हो गया होगा, इन्वर्ट हो गया होगा। ये फील आ रहा है सबको, लॉजिक समझ में आ रहा है? फिक्स मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डेंस हो गया ना, हाईली डेंस। तो अपन एक्सट्रीम केस ले रहे, तो एक्सट्रीम केस से ये वाली बात समझते हुए अपन इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर लाइटर से टेरर से अगर डेंसर भी गया तो भी ये सिचुएशन होगी, वेव्स इन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। एंड सिमिलरली अगर मान लो डेंसर से रेरर जा रहा होता, उसका एक्सट्रीम केस में नीचे प्लॉट कर रहा हूँ। उसके एक्सट्रीम केस में पॉइंट एक को मैंने एक पोल के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। तो मुझे बताओ क्या पॉइंट ए पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन है ऊपर नीचे ट्रेवल करने में, और इज इट फ्री टू मूव? इट इज फ्री टू मूव, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो इसको अपन फ्री एंड मानेंगे। तो यहाँ पे जब वेव पल्स ट्रेवल करेगी और जब ये वेव पल्स पॉइंट ए पे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी तो पॉइंट ए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और सेम फैशन में विदाउट एनी फेस चेंज ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट? सो पॉइंट नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के लिए ये डायग्राम्स नोट कर लो।
गीले गीले बालों एकदम गीले Done? बालों पर तेल डालेगा फिर उनको बनाएगा। नहीं तो फिर अपना बाल माइक ऑफ कर दो फिर प्लीज। तेल डाल दे तो अच्छे से पूजा। बाल बनते भी है। बाल भी सूखने ओके सो देखो अपन ने जो थियोरी पढ़ा था इधर उसको आगे एक्सटेंड करते। जब वेव्स फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही तो रिफ्लेक्शन वाले जो वेव्स होंगे उनमें पाई का फेस चेंज आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। और वेव्स लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगी, लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स और एक पाई का फेस चेंज। इंसिडेंट वेव का ये इक्वेशन था, राइट। और अगर मान लो रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हो रहा हो तो पाई का फेस चेंज नहीं आएगा, उसके इसमें इक्वेशन विल बी सिंपली साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये दोनों में फर्क समझ में आया? ये वाला Yes, sir. इक्वेशन नोट कर लो, इंसिडेंट वेव का ये इक्वेशन होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का ये होगा। व्हेन रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम डेंसर मीडियम या फिर फिक्स्ड एंड जैसा तुम्हें ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और अगर रिफ्लेक्शन फ्री एंड से हो रहा होता इस तरीके से, तो इंसिडेंट वेव अगर ये होता ए साइन के, सॉरी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड का जो इक्वेशन है दैट विल बी ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, नो फेस चेंज ऑफ पाई। अच्छा यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स भी अलग अलग मार्क कर देना, ये दोनों एम्पलीट्यूड्स अलग होंगे, ए आई और ए आर मार्क कर दो इसको। ओके सर डायरेक्शन चेंज होगा। किसका डायरेक्शन? वेव का तो डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है ना, इंसिडेंट वेव राइट की तरफ जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव लेफ्ट की तरफ जा रही होगी। और इसीलिए अपन ने इक्वेशन में इंसिडेंट वेव में ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है और रिफ्लेक्टेड में ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में पाई का फेस चेंज आएगा और रेयर मीडियम के रिफ्लेक्शन में पाई का फेस चेंज नहीं आएगा। बाउंड्री पे जो बाउंड्री फिक्स्ड है वहां पे रिजल्टेंट हमेशा जीरो होना चाहिए, और ये उस बात को एंश्योर कर रहा होगा कि रिजल्टेंट जीरो होगा। देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा क्या इस केस में? इस केस में देयर इज नो ट्रांसमिशन, राइट। तो नो ट्रांसमिशन मतलब 100% रिफ्लेक्शन, और 100% रिफ्लेक्शन के केस में ए आई और ए आर ये दोनों अपन सेम मान सकते। ओके, ये सब नोट कर लो। सर एट बाउंड्री रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो मतलब। वही फिक्स्ड वाला जो पॉइंट है उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होना चाहिए ना, उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। यस एट बाउंड्री दोनों को ऐड करने पर जो नेट वाई है वो हमेशा जीरो आना चाहिए। और अपन जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव रिवर्स होके आ रही है, वो इस बात को एंश्योर अपने आप कर देगी कि बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, राइट। यस सर।
वन सर। सबका हो गया लिख के? यस सो देखो यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रही है। फ्री एंड पे जो रिफ्लेक्शन होगा वहां पे पाई का कोई भी फेस चेंज नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी लिख चुके हो रे पिछले स्लाइड पे। अभी देखो जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें एम्पलीट्यूड्स कैसे निकालेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, ये ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन होगा। ओमेगा सेम रहेगा और k1 k2 चेंज हो जाएंगे, राइट। अगर मीडियम चेंज हुआ तो लैम्बडा भी चेंज होगा एंड करस्पॉन्डिंगली k भी चेंज हो जाएगा, वेव नंबर। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका ये इक्वेशन होगा। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ये दोनों का केस सेम होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम में, एंड ट्रांसमिटेड वेव का k अलग होगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, क्या मैं फेस चेंज मान रहा हूँ इधर, बताओ। रिफ्लेक्टेड वेव के इक्वेशन को देख के बताओ, देयर इज नो फेस चेंज, दैट मींस आई एम अज्यूमिंग दैट वेव डेंसर से रेयरर ट्रेवल कर रही है, सो नो फेस चेंज। अभी ऊपर वाला स्टेटमेंट्स पढ़ लेते। लेट अस कंसीडर two strings of linear mass density mu1 and mu2. A wave traveling in one string on reaching the boundary gets partially reflected back in the same medium and is partially transmitted in the other medium. दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम रहेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो भी लीनियर मास डेंसिटी होगा उनका वो डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √T/μ। तो जिस स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी कम होगा उसको अपन थिनर स्ट्रिंग मानेंगे, रेयर मीडियम। तो वहां पे वेव वेलोसिटी ज्यादा होगी और थिकर स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी कम होगी, राइट। एंड सिंस द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स, सो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम फॉर बोथ इंसिडेंट वेव एज वेल एज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका वेलोसिटी सेम होगा जो इंसिडेंट वेव का था क्योंकि दोनों सेम मीडियम में, एंड ट्रांसमिटेड वेव का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। ये सारी बातें क्लियर है सबके लिए? इसको शॉर्ट में लिख लो, फिर इसके आगे अपन इक्वेशंस डिराइव करेंगे। डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। दिस इज द इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव और ये ट्रांसमिटेड वेव। एक्चुअली अभी अपन कुछ अज्यूम नहीं कर रहे, रेयर से डेंसर है कि डेंसर से रेयर, इसको जनरलाइज कर रहे हैं अपन। अपने आप इक्वेशन इस बात का ध्यान रख लेगा कि कहाँ से कहाँ हो रहा है। ओके, तो नीचे कुछ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों मीडियम्स के लीनियर मास डेंसिटीज μ1 और μ2।
डन। सो देखो आगे इक्वेशंस क्या होंगे, ओमेगा सबके लिए सेम होगा और वेव नंबर के इज सेम फॉर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। बाउंड्री कंडीशंस में अपन बोल सकते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इनका मिलके जो नेट वाई आएगा वो ट्रांसमिटेड के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि देयर शुड बी कंटिन्यूटी राइट। अगर मान लो ये इंटरफेस है, ये इंसिडेंट है, मान लो बाउंड्री पे ये इंसिडेंट इस तरीके से आ रहा है और रिफ्लेक्टेड इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का मिला के जो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ट्रांसमिटेड वाले वेव के इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस बन पाएगा ना। तो ये इक्वेशन का लॉजिक समझ में आया सबको, y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड शुड बी इक्वल्स टू y ट्रांसमिटेड, दैट मींस ai प्लस ar शुड बी 80 राइट। ये पहला इक्वेशन हमें मिल रहा है। सेकेंड इक्वेशन, स्लोप्स शुड आल्सो बी डिफाइंड, स्लोप्स भी कंटिन्यूस होने चाहिए इंटरफेस पे। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, del yi by del x प्लस del yr by del x विल बी इक्वल्स टू del yt by del x। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा राइट। सर सारे cos ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे। यस बताओ। सर वो फर्स्ट इक्वेशन कैसे है? वेव को कंटिन्यूस मान के जो भी स्ट्रिंग होगा इंटरफेस पे, इंटरफेस के लेफ्ट में जो y का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो नेट y होगा, वही नेट y इंटरफेस के जस्ट राइट में होना चाहिए। तुमने मैथ्स में कंटिन्यूटी पढ़ा है, यस तो कंटिन्यूस फंक्शंस ऐसे ही होते हैं ना, जो लेफ्ट जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में सेम वैल्यूज दे। राइट में y नेट कौन बना रहा है, खाली ट्रांसमिटेड, खाली yt, और लेफ्ट में y नेट कौन बना रहा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों का सुपर इम्पोजिशन राइट। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा करने पर हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला, समझा अभी। सर बट वाई टी वाई आर और वाई ये दोनों तो सेम इक्वल होंगे ना? क्या इक्वल होंगे? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। नहीं, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब 100% रिफ्लेक्शन हो रहा होता। यस 100% रिफ्लेक्शन में ये दोनों इक्वल होते हैं, बट अगर ट्रांसमिशन भी हो रहा है तो इक्वल नहीं होंगे, फिर तो अलग ही होंगे। ठीक है, समझ में आ गया पहला इक्वेशन। डिफरेंशिएट करने पर तुम्हें ये दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा, ये वाला, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर तुम्हें AR और AI, सॉरी AR और AT, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ये मिल जाएगा। तो ये वाले बॉक्स में जो एक्सप्रेशन है वो केस के टर्म्स में, और हमें पता है कि k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। तो k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 को अपन v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली ट्रांसमिशन में 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 टाइम्स AI, तो इसको मैं 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स AI लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से ये दो फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इज v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स AI, एंड ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इज 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स AI। अगर मान लो बाय चांस v2 कम हो गया, अगर मैं v2 को लेस देन v1 मान रहा हूं, मतलब मैं किसका म्यू ज्यादा मान रहा हूं, 1 का या 2 का? 2 का म्यू ज्यादा होगा, 2 का म्यू ज्यादा होगा। मतलब ये वाला केस क्या इंडिकेट कर रहा है, डेंसर टू रेरर या रेरर टू डेंसर? रेरर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर। और इस वाले सिचुएशन में तुम देख पा रहे हो अपने आप रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ गया फॉर्मूला से। अगर v2 v1 से छोटा होगा तो ये एक्सप्रेशन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव मतलब फेज चेंज 0 है कि पाए? पाए। अपने आप इक्वेशन इस बात का ध्यान रख रहा है कि फेज चेंज पाए का आ जाएगा। इस केस में जो अपन ने रूल्स में पढ़ा था वो सेटिस्फाई हो रहा है। और इसका उल्टा, अगर v1 v2 से बड़ा है, मतलब μ2 μ1 से छोटा होगा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे रेरर टू डेंसर था और यहाँ पे डेंसर टू रेरर होगा।
तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? AR will be positive in the same direction as that of AI. So that means यहाँ पे there is no phase change. ये चीज फॉलो कर रहे हो सब लोग? सर V2 greater than V1 होगा। अच्छा सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। सेकेंड केस में अपन V2 मोर देन V1 मान रहे, दैट मीन्स μ2 लेस देन μ1, है ना? और ट्रांसमिशन का इक्वेशन देखोगे तो ये तो हमेशा AI के डायरेक्शन में रहेगा, तो इस केस में तो ऑलवेज जीरो फेज चेंज ही होगा। ओके, तो एम्पलीट्यूड्स के ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 AI एंड रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 AI। डेरिवेशन के लिए एक पेज छोड़ दो, ये डेरिवेशन मैं सजेस्ट करूंगा तुम खुद से ट्राई करना साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके। एक पेज छोड़ के बस ये फाइनल रिजल्ट्स लिख लो, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। ये रिजल्ट्स लिख लिए। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम तक ये रिवाइज करके आना, सब नोट्स कंप्लीट कर लेना, और लेक्चर नोट्स के बीच में जो भी एग्जांपल्स आ रहे हैं उसको भी ट्राई कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को भी आज के लेक्चर से? ओके चलो गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर। सर नोट्स आप अभी नोट्स मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके चलो बाय।